नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन ज़्यादा बात तो हम करेंगे पाकिस्तान की दाखिली सियासत की तरफ, उसी पे हमारा फोकस रहेगा, जहां आज अपोजिशन के अहम लीडरान की मुलाकातें लाहौर में जारी रहीं। आज सुबह मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की चौधरी बरादरान से, उसके बाद मौलाना फजल रहमान, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई, मौलाना फजल रहमान की उनसे भी मुलाकात हुई। और अब इस वक्त एक इशाइया, एक डिनर है लाहौर में आसिफ अली जरदारी साहब की रेजिडेंस में, जिसमें तशरीफ़ ला रहे हैं चौधरी बरादरान भी उसमें आ रहे हैं, उसमें शहबाज शरीफ भी होंगे, उसमें मौलाना फजल रहमान भी होंगे। तो हम इस हवाले से क्या खिचड़ी पक रही है और हुकूमत के मुखालफीन एक दूसरे पे किस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसकी अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, होने क्या लगा है, उसके हवाले से बड़ी तवील हम डिस्कशन करेंगे, उस पर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन पहले थोड़ा सा बैन अवी सूरत हाल पर देख लेते हैं, जहां पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब 2 दिन के दौरे पर रूस पहुंचे। ये दौरा बहुत पहले से तय था, 2020 से इसकी बातचीत हो रही थी, लेकिन एक ऐसे वक्त पे उनका ये दौरा हुआ है जब वो मॉस्को पहुंचे हैं, जब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने सिर्फ एक दिन पहले यूक्रेन के 2 ब्रेक अवे रिपब्लिक्स को फॉर्मली तौर पे रशिया में शामिल करने का फैसला कर लिया और अपनी फौजों को कहा कि वहां दाखिल हो जाएं। कोई बहुत बड़ी जंग का सीन वहां पे नहीं है, लेकिन मगरब में और रूस के दरमियान जो शदीद टेंशंस हैं, उसके नतीजे में सैंक्शंस लगाई हैं अमेरिका ने, अमेरिका के इत्तेहादियों ने, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, ये सभी ममालिक शामिल हैं। नतीजे में जो चीज़ हमारे सामने आ रही है, बाकी सब चीज़ों को तो छोड़ेंगे, जंग में क्या होता है, जो क्रूड ऑयल है ब्रेंट, उसकी प्राइसेस तकरीबन $100 पर बैरल तक पहुंच गई हैं। खदशा ये है कि ये $110 पर बैरल तक जा सकती हैं। क्रूड ऑयल की हमारे लिए सिग्निफिकेंस ये है कि ना सिर्फ ये कि हम क्रूड ऑयल यूज़ करते हैं, फर्नेस ऑयल यूज़ करते हैं, गैस इंपोर्ट करते हैं, गैस की प्राइसेस जो हैं वो क्रूड ऑयल से लिंक्ड हैं, और इसी तरह हमारी बिजली जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा चूँकि फर्नेस ऑयल से बनता है, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है, उसकी कीमतें मसलसल हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल टेंशन पैदा कर रही हैं, आवाम की रीत से बाहर हो रही हैं। तो ये क्राइसिस कैसा होगा, इस हवाले से मैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब से चंद मिनट बात करना चाहता हूं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। डॉक्टर साहब, ये जो प्राइसेस ऊपर जाएंगी ऑयल की, इसका हम पे किस किस्म का, हमारी इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स पे कैसा इफेक्ट हो सकता है? देखिए, हम बात कर रहे हैं रशिया की। रशिया का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में, वो तकरीबन 3% है ग्लोबल जीडीपी की। इतना बड़ा रोल रशियन इकोनॉमी का आलमी तिजारत में नहीं है। लेकिन 2 चीजें जिसका आपने भी जिक्र किया, एक खाम तेल है और एक गैस है, जिसका रशिया जो है वो, रूस जो है वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। खास तौर पे कुछ यूरोपियन ममालिक जो हैं 40% तक अपनी गैस रूस से लेते हैं, 20-25% तक अपना जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो रूस से पूरी होती है। $100 तक अभी बात चल रही है क्रूड ऑयल की, खाम तेल की। उसका पाकिस्तान के ऊपर जो इम्पैक्ट है एनर्जी प्राइसेस का, वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमारी जो टोटल इंपोर्ट्स हैं जो इस साल शायद 70-75 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी, उसमें से 30 से 35% हमारी जो इंपोर्ट्स का बिल है वो ऑयल के ऊपर, गैस के ऊपर, कोयले के ऊपर, यानी कि एनर्जी नीड्स पे जाता है। और अगर उनकी कीमत बढ़ती है, उनकी कीमत सब आपस में इंटर रिलेटेड भी है जैसे आपने कहा, तो उसका बोझ पाकिस्तान के ऊपर जो है वो खासा सिग्निफिकेंट नजर आ सकता है। कुछ हमारे से गलतियां भी हुई, जो हम टाइम पे, हमारी हुकूमत जो है वो एलएनजी ऑर्डर नहीं कर पाई, जिसके नतीजे में बहुत सारे हमारे एलएनजी के प्लांट्स जो हैं वो फर्नेस ऑयल पे चलाने पड़ रहे हैं, डीजल इस्तेमाल हो रहा है। और डीजल और फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप सोचिए कि सिर्फ जो जिसको बिजली के सेक्टर में वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, यानी कि सिर्फ ईंधन की कॉस्ट जो है वो 25-26 रुपए फी यूनिट तक पहुंच जाती है। अच्छा, इसका खतरा ये है डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बात से समझा कि अगर ये सूरत हाल सस्टेन करती है, ये सूरत हाल बरकरार रहती है और तेल की कीमत $100 पर बैरल से ज़्यादा रहती है, तो पाकिस्तान में एक बार फिर तेल की और गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सेकंड क्वेश्चन ये बताइए, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, लेकिन यूक्रेन में कोई बहुत बड़ी जंग होते हमें नजर नहीं आती, इसलिए कि डॉनबैस के एरियाज जो रूस ने अपने कंट्रोल में लिए हैं वो 2014 से ही तकरीबन रूसी के कंट्रोल में है, और वहाँ कोई बहुत बड़ी जंग इस स्टेज पे होती नहीं है। तो अगर यहाँ बड़ी जंग नहीं होती है, लेकिन अमेरिका के सैंक्शंस अगले 6 माह तक बरकरार रहते हैं, तो क्या तेल की कीमतें इसी तरह से ऊपर ही रहेंगी या तेल की कीमतें दोबारा वापस हो जाएंगी? देखिए, सियासी तौर पे तो आलमी मजम्मत के हवाले से बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जो स्टेप्स उठा रहा है रूस, चाहे वो इसने एक्चुअल इन्वेजन की है या नहीं की। जर्मनी उसके खिलाफ है, पोलैंड उसके खिलाफ है, नॉर्वे उसके खिलाफ है, अमेरिका उसके खिलाफ है, अफ्रीका में चले जाएं तो केनिया उसके खिलाफ है, घाना, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड नेशंस में उसकी मजम्मत हो रही है। तो एक आलमी परसेप्शन जो है, जो ग्लोबल ओपिनियन है, वो तो रूस के खिलाफ जा रही है।
तो यहाँ कहा भी ये जा रहा है कि एक बहुत बड़ा मेजर जो है वो जंग की पॉसिबिलिटीज भी हैं। देखिए, जब भी गैर यकीनी की फजा हो जाती है, चाहे वो एक्चुअल जंग हो या ना हो, गैर यकीनी की जब फजा हो जाती है तो आप सोचिए कि खाम तेल की कीमत जो है वो बढ़ने लगती है, बढ़ जाती है, सोने की कीमत जो है बढ़ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमें बता रहे थे। बात यह है कि चूंकि गैर यकीनी की सूरत हाल है, क्योंकि जंग ना हो रही है, ना कोई बहुत बड़ी जंग हो सकती है, लेकिन गैर यकीनी की सूरत हाल, हमारा मेन नुकसान यह है कि तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो गैस की कीमतें बढ़ती हैं, दोनों की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारी बिजली की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। ये इसकी मेन सिग्निफिकेंस है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आज की डिस्कशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, इससे पहले पाकिस्तान के वजीर कानून रह चुके हैं। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर, मुझे फोन पे ज्वाइन कर सकेंगे, और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं, PMLN के रहनुमा है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट्स अगेन। जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि मुलाकातों का सिलसिला बहुत शिद्दत से जारी है। मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात की चौधरी बरादरान से। इस वक्त एक शाइया है जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी हैं, आसिफ अली जरदारी साहब की रिहाइश पे, और चौधरी बरादरान भी हैं, मौलाना फजल रहमान भी हैं, और अपोजिशन डिटरमिन्ड है कि वो एक अदम एहतमाद की तहरीक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ लाना चाहती है, जो कि मॉस्को में बैठे हुए हैं। नंबर्स गेम पे बहुत ज़्यादा कोशिश जो है वो हो रही है। इसी को बात को आगे बढ़ाते हैं। जनाब सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफ़र साहब, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको टुकड़े दो सुनाता हूँ, बल्कि मेरे साथ रहिए। फवाद चौधरी साहब जो तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, रहनुमा हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन की जमातें उनके लोगों को पैसे लगा रही हैं। क्या उन्होंने मालूमात दी हैं मीडिया के सामने, वो सुन लेते हैं। कम अज़ कम हमारे 3 MNAs ने, जिनमें एक जो है वो अक़लियती मेंबर है, एक खातून है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफ़र किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। शर्मनाक रवैया है। जरदारी और शहबाज शरीफ, अगर आपने कहना हो कि करप्शन को तस्वीरों में दिखाएं तो आप इन दोनों की तस्वीरें लगाते हैं। साफ जाहिर है कि रात की मुलाकात में तय ये हुआ कि आप कितने पैसे डालेंगे और हम कितने पैसे डालेंगे। शहबाज शरीफ ने तो जेल जाना है। यही हाल आसिफ जरदारी का है। फवाद चौधरी साहब ने मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने जो इल्ज़ाम लगाया उसके 3 आस्पेक्ट्स के पहलू हैं। पहले तो ये कि 3 कम अज़ कम मेम्बरान MNA ऐसे हैं तहरीक इंसाफ के जिसमें एक अक़लियत के हैं, खातून हैं, तीसरे का उन्होंने बताया नहीं, जिनको पैसे ऑफ़र किए गए हैं। ये पैसे उनकी इशारा उन्होंने किया कि आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब लगा रहे हैं, और अब इनकी रात को जो मुलाकातें हो रही हैं, ये हुई है, उसमें यही फैसले हो रहे हैं कि किसने कितने पैसे लगा रहे हैं। जवाबन PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब का ये कहना है कि दिन की बातें और रात की बातें और होती हैं तहरीक इंसाफ के लीडरों की। आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो वजीर सुबह को और दिन में जोर जोर से ऑपोजिशन के खिलाफ बोल रहे होते हैं, जो ही सूरज ढलता है तो शाम को वो ऑपोजिशन से राब्ते कर रहे होते हैं कि हमारे बयानात ना देखा करो, हमारे लिए कोई जगह बनाओ, हमारे लिए कोई गोशा नरम रखो। हम खुद इमरान नियाजी से बड़े तंग हैं। क्या करें कि वो मजबूर करता है कि ऑपोजिशन के खिलाफ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करो। यानी एहसन इकबाल साहब का कहना यह है कि PTI के मिनिस्टर्स और MNAs द्वारा दिन को तो शॉटें मारते हैं, लेकिन रात के वक्त आके माफिया मांगते हैं और हमसे अपने लिए एक सियासी मुस्तकबिल खरीदने की या हासिल करने की कोशिश करते हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कमर जमान कायरा साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफ़र मेरे साथ हैं, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मेरे साथ हैं। कमर जमान कायरा साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की रिहाइश पे लाहौर में बिलावल हाउस में एक इशाया हो रहा है, जिससे शाही मौलाना फजल रहमान भी हैं, चौधरी बरादरान को मदूफ़ किया गया है, शहबाज शरीफ साहब वहाँ हैं, आसिफ अली जरदारी और बिलावल तो वहाँ पे हैं ही। क्या इसकी अहमियत है? पीपल्स पार्टी किस नतीजे पे पहुंची? डॉक्टर साहब, 2 गुजारिशात हैं। ये जो इशाया हो रहा है इसके हवाले से तो सिर्फ इतनी गुजारिश कर सकता हूँ कि इन दिनों अपोजिशन की जमातें मुश्तरका तौर पे इस कोशिश में हैं कि हुकूमत का जल्द अज जल्द चल चलाव कराया जाए। उसके लिए हम अदम एतमाद की तहरीक का फैसला कर चुके हैं। उसके लिए हमने हुकूमत के इत्तेहादियों और हुकूमत के अंदर मौजूद वो लोग जो अवामी दबाव का जिनको सामना है, जिनका जो खलिश है वो यही है कि जी पाकिस्तान के लोग इस हुकूमत से तंग हो गए हैं और ये गवर्नमेंट अपने वादे पूरे नहीं कर सकी, तो हम उनसे राब्ते कर रहे हैं। आज इसके एसेंस ये है कि कल 2 जमातों की मीटिंग हुई, 3 जमातों की मीटिंग हुई, आज दिन को भी एक मीटिंग थी, और अब इस मीटिंग के अंदर, इस खाने के अंदर चौधरी बरादरान भी हैं और बाकी भी हमारी सारी क़यादत वहाँ मौजूद है।
तो यकीनन उस पर वही डिस्कशंस हो रही होंगी सारी। अब दूसरा सवाल ये है कि हमें इस वक्त फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ फरमाया है, पहली बात तो यह है कि कल ऑर्डिनेंस इन्होंने दो दिन पहले जारी किया कि आप डेफिनेटली बातें नहीं कर सकते, किसी शख्स के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। फेक न्यूज। तो इससे बड़ी फेक न्यूज क्या होगी कि फवाद चौधरी कह रहा हो कि आसिफ अली जरदारी और मियां शहबाज शरीफ ने ये प्लान बनाया है कि हम लोगों को पैसे देंगे, और उन लोगों के नाम नहीं दिए, कुछ नहीं बताया, सिर्फ उनके ऊपर एक इल्जाम थोप दिया। यही इल्जाम अगर किसी अपोजिशन के मेंबर ने लगाया होता तो क्या होता? और कुछ इसी तरह की बात, इससे शायद कम इंटेंसिटी वाली बात जो थी वो मोहसिन बेग ने कही थी, और वो अभी तक जेल। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट कायरा साहब। ये बड़ा ही आपने बड़ा तीखा, बड़ा मुश्किल सवाल उठा दिया, चूंकि बैरिस्टर अली जफर साहब माहिर कानून भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तान के वजीर कानून रह चुके हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब, कोई 48 घंटे पहले आपकी हुकूमत ने, वजीर कानून जनाब डॉक्टर फ़ारूक नसीम साहब ने एक अमेंडेड ऑर्डिनेंस निकाला, पीका 2016 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 को अमेंड करने के लिए, जिसमें आपने कहा कि डिफेमेशन जो है और जो डिसइंफॉर्मेशन है, जो फेक न्यूज़ है, जो ऐसी खबर जो वेरीफाई ना हो सके, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उसको जो करेगा उसके खिलाफ कोई भी पर्चा दाखिल कर सकता है और वो सीधा जेल में जाएगा और बाद में 6 महीने अपने आप को डिफेंड करेगा। और तो अब ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक ऐसी चीज़ कह दी है जिसको वेरीफाई करना, अगर उसको चैलेंज करें तो बड़ा मुश्किल है। क्या करेंगे? इस पर आपका क्या है रद्द-ए-अमल जो कायरा साहब कह रहे हैं? जी, सबसे पहले तो ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि हमने कोई नया कानून ले आए हैं, मैं उसकी थोड़ी सी तरदीद कर दूं और क्लैरिफिकेशन दे दूं। ये पीका का जो कानून है उसकी एक शिक थी सेक्शन 20। सेक्शन 20 जो था 2016 में ये आया था, जिस वक्त मेरा अंदाज़ा है कि शायद PMLN की हुकूमत थी, और ये उस जी बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, अंदाज़े की क्या बात है, इसको ऑफेंस बनाया गया था। जी उसमें ये ऑफेंस बनाया गया था और इसकी 3 साल सज़ा रखी गई थी। चूँकि ये ऑफेंस बन गया और उसको अब ये कहना कि कोई हमने नया ऑफेंस बनाया है, नया कोई जुर्म बनाया है और हम स्टाइफल कर रहे हैं, हम कमज़ोर कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को या उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बात गलत है। ये 2016 में ये कानून बन चुका था और ये जुर्म था। सिर्फ उसमें ये फ़र्क हम लेके आए हैं कि जहां उधर 3 साल की सज़ा, कॉग्निजेबल तो नहीं था ना, उस पे गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। और जी मैं आ रहा हूँ। दूसरा, वो 3 साल का जो कानून था उसको हमने अब कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बनाया है, और उसकी वजह यह है कि ये फेक न्यूज़ बहुत लोगों को, स्पेशली जो हमारी बहनें हैं, बीवियां हैं, हमारी जो माएँ हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको बहुत नुकसान पहुंचाती है इस किस्म की फ़ेक न्यूज़। सो हमने उसकी ऑफेंस को 5 साल कर दिया और उसको नॉन बेलेबल कर दिया, जिस पे मेरा ख्याल है फ़ेक न्यूज़ के मामले में किसी को कोई किसी किस्म का ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए हमारे ऊपर कि हम कोई प्रेस को कर रहे हैं कमज़ोर या उसको स्टाइफल कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि आपकी जो दूसरा सवाल आता है कि क्या ये बेलेबल जो नॉन बेलेबल कर दिया है बेलेबल से, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क सारे को पता है, हर कानूनदान को पता है कि सिर्फ छोटा सा फ़र्क पड़ता है, और वो ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको बेल नहीं मिलेगी। सर जी, बेल मिलना चाहे मर्डर केस में भी बेल मिल जाती है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये 2016 का एक्ट है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का एक्ट है, लेकिन कमर ज़मान कायरा साहब का इशारा इस तरफ था कि आपने इस एक्ट को नॉन कॉग्निजेबल बना दिया, इसको सख्त बना दिया, इस पर स्टैंड ले लिया, बड़े रिएक्ट किया। वो ये कह रहे हैं कि आपके मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बजाते खुद एक ऐसी बात कर दी है जो फेक न्यूज़ के जुमरे में आती। कैसे साबित करेंगे वो कि भाई 3 MNA जो हैं उनको पैसों की ऑफर कर दी है आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ ने? ये वो कह रहे हैं। जी मैं उस पे आ रहा हूँ। पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये जो कानून है इसकी चूंकि ये लगाया गया था, इल्ज़ाम लगाया गया था, ये एलिगेशन थी अभी कायरा साहब ने जो कही कि ये हम लेके आए हैं ये जुर्म, ठीक है, ये ऐसी बात नहीं, सिर्फ आपने दुरुस्त फरमाया कि ये इसको ये पॉइंट आपका वैलिड है कि आपने लेकर। जहाँ तक फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट का, जी अब जहाँ तक स्टेटमेंट है फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट,
वो मेरा ख्याल है बेहतर यही है कि उनसे पूछा जाए। मुझे इल्म नहीं है कि किसको ऑफ़र हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उनकी स्टेटमेंट ये है, और हो सकता है इसकी, जैसा मैं कह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन हो सकता है कि जिनको ऑफ़र किया गया हो उन्होंने आके फवाद चौधरी साहब को बताया हो कि हमें ऑफ़र आया है पैसों की, हमें वोट ख़रीदने के लिए हमें पैसे ऑफ़र किए गए हैं, और फवाद चौधरी साहब उसका रेफरेंस दे रहे हों। तो ये बेहतर यही होगा कि फवाद चौधरी साहब इसको क्लैरिफाई करें, क्योंकि मैं तो अंदाजा ही लगा सकता हूं। ठीक है, आपने जान छुड़ा ली इससे। मैं जरा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, चूंकि नाम तो शहबाज शरीफ साहब का भी लिया गया है, तो अब आप हम क्या तवक्को करें कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक केस लेकर आएंगे फवाद चौधरी के खिलाफ, और फवाद चौधरी जवाब नाम ले देंगे लोगों के, हो सकता है उन्होंने वीडियो रखी हो अपने फोन के ऊपर। नहीं, जो कायरा साहब ने सवाल किया था वो बड़ा वैलिड इसलिए था कि अगर इनके कोई एमएनएस बताएं भी, अगर ये अपने एमएनएस को कह दें कि आप नाम भी लें, उन्होंने इससे भी ज्यादा बात की। उन्होंने कहा कि वो मुलाकात उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि कौन कितने पैसे डालेगा और कौन किसको खरीदेगा और ये टास्क किस किस को देगी है। यानी ये फवाद चौधरी साहब को ये मालूमात किसने प्रोवाइड की है? जितनी फेक न्यूज ये हुकूमत रोजाना की बुनियादों पर इल्जाम लगाकर, तोहमत लगाकर पगड़ियां लोगों की उछाली है, तारीख में शायद किसी ने काम नहीं किया। लेकिन ये जो अली जफर साहब, मेरा बड़ा दोस्ती भी है, बड़ा एहतराम भी है, इसमें कोई शक नहीं कि ये लाभ हम लेके आए थे, उस कमेटी का मेंबर भी था। लेकिन उस वक्त ये था कि अगर किसी के खिलाफ कोई फेक न्यूज आएगी, वो उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरीज होगी और फिर ट्रायल होगा उसका। और अगर साबित हो जाता है कि ये फेक न्यूज मैंने दी है, ये जाली है, मेरे पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, तो फिर ये सजा जरूर होगी। जो भी अमेंडमेंट की गई है वो खास नियत से की गई है। वो ये की गई है कि अब इस लॉ को हम मिस यूज करके जिसको मर्जी उठा लें, जिसको मर्जी है उसके घर FIA को भेज दें, जिसको मर्जी है उस पर ये इल्जाम लगा के जाए रही है पर्चा। ये सारे अदारे हुकूमत के पास है, हुकूमत के लिए आसानी है किसी के खिलाफ भी कंप्लेंट करना। वरना आप देखें कि हजारों के हिसाब से कंप्लेनें FIA के पास पड़ी हुई हैं। ये किस तरह की थी कि एक जर्नलिस्ट की कंप्लेन गई है और कुछ ही घंटों पर उस पर ऊपर अमल हो गया, क्योंकि हुकूमत चाहती थी, हुकूमत का इंटरेस्ट था, हुकूमत ने FIA को कहा कि फौरी तौर पर अमल करे। वरना आप देख लें पीरजादा साहब कि अगर ये लिस्ट आप मंगवा के देखें तो मेरा ख्याल है, मैं लाखों नहीं कहूंगा तो हजारों के हिसाब से कंप्लेनें होगी जिस पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा। अब जो हमारे लिए मसला है, जो हम सब कह रहे हैं कि अगर ये ब्रेक लेने दीजिए मुझे, तो एक इस ब्रेक लेने दीजिए मुझे अब्बासी साहब जो कह रहे हैं, जो कमर जमान कायरा साहब कह रहे हैं, उसमें वजन इसलिए कि हम भी हुकूमत को यही कह रहे हैं कि यूं पाकिस्तान में जिस तरह से बात की जाती है, सियासी हलकों में, मीडिया के हलकों में जिस तरह से खबर दी जाती है, जैसे स्पेकुलेशन की जाती है, वो तमाम अंदाजे बयां जो है वो इस डिफेमेशन के और इसके फॉल्स इन्फॉर्मेशन के या फेक न्यूज़ की ज़मरे में आ सकता है अगर उसको टेक्निकली अप्लाई किया जाए। इसलिए कम से कम इसको कॉग्निजेबल नहीं होना चाहिए, इस पर केस ज़रूर हो जैसे कि पहले था। कुछ इसमें सेफ गार्ड रखने जो है बहुत ज़रूरी है। बहरहाल सियासी तौर पर क्या खिचड़ी पक रही है, इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मजीद चलना चाहता हूँ कमर जमान कायरा साहब की तरफ। पाकिस्तान के ट्वाइस इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, अंदर के मामला समझते हैं। कमर जमान कायरा साहब, आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में ये कहा कि लीडरान जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, ये जो टॉप लीडरशिप है वो मुतफिक हो चुकी है, उसका इतफाक हो गया है कि अवाम की मुश्किलात का निजात यही है कि हुकूमत को हटाया जाए। ये और बात है कि बाद सियासी हलकों के लोग हैं जिनका ये एनालिसिस है, जिनका ताल्लुक सियासी जमातों से है, उनका ये एनालिसिस है, ये उनकी खबर आई डोंट नो, लेकिन उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कन्विंस हैं कि जब तक इस हुकूमत को गिराया नहीं जाएगा, नए इलेक्शन नहीं होंगे, उतनी देर तक उनके केसेस से उनको निजात नहीं मिलेगी। वो समझते हैं कि 2008-9 में जब हुकूमत बदली थी, फिर अदालती निज़ाम कमज़ोर हो गया था, फिर कोई ऐसी प्रोसिक्यूशन और गवर्नमेंट थी ही नहीं जो उनके केसेस को परस्यू कर सकती, जैसा कि हुदैबिया पेपर मिल्स का या केस था, और उसको कोई फॉलो अप नहीं करता था पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर। और उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी कन्विंस किया है, नवाज शरीफ साहब ने, कि यही तरीका है इन तमाम चीजों से निजात हासिल करने का। इस पे क्या रद्द अमल है आपका? देखिए डॉक्टर साहब, एक सूरत हाल है, पाकिस्तान के अवाम जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं उसकी इंटरप्रिटेशन है। मैं कर रहा हूँ, अपोजिशन की दीगर जमातें कर रही हैं, आप मीडिया के दोस्त कर रहे हैं, पाकिस्तान के जितने फोरम्स हैं वो कर रहे हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे इसकी डिस्कशन नहीं हो रही। अब ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है ये गलत हो। एक इंटरप्रिटेशन इसकी गवर्नमेंट कर रही है,
हो सकता है वो दुरुस्त हो और हो सकता है वो गलत हो। दीगर जमातें जो हमारे नुक्ता नजर के साथ नहीं है, जो हुकूमत में है या हुकूमत वाली जमात जो है या उनके जो सिंपथाइजर हैं, वो यकीनन वो इंटरप्रिटेशन करेंगे जो अभी आप फरमा रहे थे, अब जिसका आपने जिक्र किया अभी। तो ये तो पता चलेगा कि हम ये कर पाते हैं कि नहीं। अब मियां नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं, उनके दिल में क्या है, उनके दिल के अंदर झांक के देखने का फार्मूला शायद किसी जमात के लीडर के पास हो या शायद प्राइम मिनिस्टर साहब के पास हो। मेरे पास तो है नहीं कि मैं उसके ऊपर कोई जजमेंट पास करूं कि नहीं ये बात गलत है, नहीं ये बात सही है। मैं उसकी एपरेंट वैल्यू देखता हूं। एपरेंट वैल्यू उसकी ये है कि मुल्क की ऑब्जेक्टिव कंडीशन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान इस वक्त एक शदीद मुश्किलात का शिकार सोसाइटी है, जिसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और उसका इलाज मेरी दानिश में एक इस हुकूमत का जाना, इन असम्बली से एक नई हुकूमत तश्कील दे के फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए माहौल क्रिएट करना, लेजिस्लेशन करना, इस हुकूमत के गलत लेजिस्लेशन जो इलेक्शन कमीशन के बारे में की खत्म करना, और एक नए इंतखाब का इनेकाद है। उसके लिए जो भी इंटरप्रिटेशन की जाए, अब जिनकी हुकूमत जाने का खदशा होगा वो बिल्कुल कहेंगे कि जी ये तो अपने के केसेस के लिए कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं। 3.5-4 साल में तो आप घेरा तंग नहीं कर सके, आप किसी से एक पाई नहीं निकलवा सके, आप किसी अदालत से फैसला नहीं करा सके। तो डॉक्टर साहब, अदालतों को क्या किसी लेजिस्लेशन के जरिए आप तो एक रात में एक ही दो में 30-30 कानून बना देते हैं। तो ये कानून बना देते कि अदालतें एक साल में फैसला करें। अगर प्रोसिक्यूशन कमजोर थी तो क्या डॉक्टर मुरीद पीरजादा साहब ने प्रोसिक्यूशन को तगड़ा करना था, कमर जमान ने करना था, मुस्लिम लीग ने करना था, या हुकूमत वक्त ने करना था? वो आपने किया नहीं। और आज पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है, जितनी बड़ी गलतियां आप कर जाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे तो बाद में पता चला। आपने पता नहीं कितने माफियाज पकड़े, बाद में पता चला कि नहीं माफियाज ने तो कुछ भी नहीं किया, उनके तो कोई साबित ठीक है, ठीक है। बड़ा भरपूर आपका मौक़िफ़ कमर ज़मान कायरा साहब का आ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, 2 दफ़ा पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये बात एक्चुअली जो असेसमेंट है कि आज नवाज शरीफ साहब क्या चाह रहे हैं, वो क्यों हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं, ये असेसमेंट मुझे हुक्मरान जमात के किसी MNA या मिनिस्टर ने नहीं दी, बल्कि एक ऐसी शख्सियत ने दी जिसका ताल्लुक अपोजिशन से है, हुक्मरान जमात से नहीं है। उनकी असेसमेंट थी, एक तरह से उनकी खबर थी। लेकिन बहरहाल इसको छोड़ें, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भी यही कहेंगे कि हुकूमत को इसलिए गिराना चाहती हैं दोनों जमातें कि अवाम को मुश्किलात से निजात दिलानी है? अगर ऐसा है तो फिर तो आपको एक लाहे अमल जो है वो देना पड़ेगा मीडिया के सामने, अवाम के सामने, कि हम इस हुकूमत को गिरा के, अगर हमारी हुकूमत आती है, इस किस्म की हमारी लीडरशिप होगी, ये हम चीज़ें करेंगे इकनॉमिक पॉलिसीज़ में, तेल की कीमतों को ऐसे कंट्रोल करेंगे, IMF से ऐसे डील करेंगे, गैस को ऐसे कंट्रोल करेंगे, एक्सपोर्ट्स को ऐसे बढ़ाएंगे, इंपोर्ट्स को ऐसे कम करेंगे। वो तो आपको बताना होगा, वो तो बताया नहीं किसी ने। सिर्फ ये कह देना कि जी हुकूमत गिरेगी, इलेक्शन होंगे, ये तो पुरानी बातें 1971 में लोगों ने सोचा था कि इलेक्शन हो जाएंगे तो हल निकलेगा। इलेक्शन तो कोई हल नहीं है किसी चीज का। डॉक्टर साहब, माफी चाहता हूं, मुझे इंटरप्ट करना पड़ा सर। मैं क्योंकि ये मेरे सवाल से एक सवाल निकला, मैंने इसकी वजाहत कर दी है और 10 दफा की है। जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी उसके बारे में मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, जॉइंट अपोजिशन का मुत्तफिक का मौक़िफ़ बहुत दफा रिट्रेट कर चुके हैं कि जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी इस असेंबली से, उसका काम इनके गलत कामों को खत्म करके लेजिस्लेशन करनी है, नई कानून साजी करनी है फॉर फेयर एंड फ्री इलेक्शन। उसने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनानी। अगली जो गवर्नमेंट उससे बनेगी ये उसका काम होगा, उसका मैंडेट होगा, वो बाकी जमातों को साथ मिला के वो कानून साजी करेगी, वो आगे चलेगी। आई एम सॉरी जावेद अब्बासी साहब, आपसे सवाल था लेकिन क्योंकि मेरे सवाल से रिलेटेड था इसलिए मैंने मुनासिब समझा। बहुत चले जावेद अब्बासी साहब की इस पे अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं, वो भी कई कमेटियों के मेंबर हैं। जावेद अब्बासी साहब, ये कहना कि हुकूमत बनेगी, बैठेंगे, कानून साजी करेंगे, कानून साजी वगैरह से तो क्या होगा जब तक आप बताएंगे नहीं कि फार्मूला क्या है चीजें ठीक करने का। आप ये बता दें कि आप एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएंगे, इंपोर्ट्स को कैसे कम करेंगे, तेल की कीमतों का क्या करेंगे, IMF से कैसे डील करेंगे, इसका आपकी कानून साजी से क्या ताल्लुक है? देखिए पीरजादा साहब, बहुत सारे मामला जो हैं वो डिस्कस हो भी रहे हैं, आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस हुए हैं, पार्लियामान के अंदर भी डिस्कस हुए हैं। उस हुकूमत को भी बड़ा मौका दिया गया है, उनको कहा गया है कि मेहरबानी करके, और ये आपको मैं ज़रा पीछे अगर ले जाऊं तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पहली स्पीच भी जिन्होंने नेशनल असम्बली में की थी तो उनको कहा था कि आप इस मुल्क की इकानमी को डुबो देंगे, क्योंकि आपके पास ना कोई टीम है, ना आपके पास तजर्बा है, और आप जिस तरीके से आपने पहले कुछ महीने गुजारे हैं और फिर अपने मिनिस्टर को आपने फायर किया, इससे चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। तो लिहाजा मेहरबानी करके आए, हमारे साथ बैठें, हम चार्टर ऑफ इकानमी भी करते हैं, आपको समझाएंगे भी और सारे मिलकर इस मुल्क को क्राइसिस से निकालेंगे।
लेकिन हुकूमत ताने देती थी। वो आपको मैं अब दोहराना नहीं चाहता, वो क्या कहती थी कि वो कहती थी कि इस वक्त ये इनके केसेस माफ करवाना चाहते हैं, ना वो मांग रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी कैबिनेट कहती है। अब इस वक्त पाकिस्तान उस सूरत हाल में बढ़ गया कि बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी रिस्क बन गया है पाकिस्तान के लिए, जो इकानमी की जो मौजूदा सिचुएशन है। पाकिस्तान की आवाम की हालत आप देख लें, महंगाई का तूफान आप देख लें, IMF के पास सिलेंडर जो है इन्होंने कर लिया है वो देख लें, और फिर जिस अदारे ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आप जानते हैं, वो कमेटीज में भी कह चुका है, वो अदालत में भी जाके कह चुका है सर कि EVM की लॉ की मौजूदगी में मुल्क में आइंदा आने वाले इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जो बहुत जरूरी मसला है कि एक मसला नहीं है इस हुकूमत का, कोई एक इशू नहीं है। अब हम अगर सारे चुप अगर बैठ जाएं और इकानमी उस सिचुएशन, उस क्राइसिस, उस नज पर पहुंच जाए कि हम सारे मिलकर भी इसको ठीक ना कर सकें। अब आप मैं आपके सवाल पे आता हूं सर, वो बसदे एहतराम सेनेटर साहब, बसदे एहतराम सर सेनेटर साहब, बसदे एहतराम, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ सर, आपने ये फरमाया कि ये बातें टीवी पे भी हो चुकी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये बात किसी टीवी प्रोग्राम में हुई नहीं है, ना किसी अखबार में हुई है। पूरे पाकिस्तान में कोई एक सिंगल शख्सियत भी ऐसी नहीं है जो कोई कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला ये बता सके आवाम को, लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, कि पाकिस्तान के माशी मसाइल का हल क्या है। ये एक ऐसी कौम है जिसके पास अपने इकोनॉमिक मसाइल का कोई हल नहीं है, सिर्फ यही उस पर हल निकल रहा है कि यहां पर तो 10, 12, 15 साल बैठ के कम से कम 5, 10 साल बहुत मेहनत करनी होगी इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर। इस कौम की, इस वर्कर की, इसके मैनेजर की, इसके स्टूडेंट की, इसके प्रोफेसर की, इसका जो बिजनेस मैनेजर है उसकी जो स्किल सेट्स है उसको बढ़ाना होगा। जब तक उसको बढ़ा नहीं पाएंगे इस कौम को अब कोई निजात नहीं मिल सकती इकोनॉमिक क्राइसिस। हमें तो ये समझ आ रही है, आप कह रहे हैं कि मसाइल कोई बता रहे, हमें तो कोई सियासतदान ऐसा नहीं मिला जिसने कोई किसी किस्म के मसले का कोई हल बताया हो। सर नहीं, हमने इसका हमेशा जवाब दिया पीरजादा साहब आपके प्रोग्राम, हमने कहा कि इसका हल क्या है। अब आप में चूंकि आपने बहुत जल्दी में सवाल कर दिया, मैं इस पे अपने ये बैकग्राउंड इसके हल की तरफ आ रहा था। हल ये है कि हमने बहुत दफा कहा है कि इस मुल्क में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनकाद होगा, उसके नतीजे में बनने वाली जो हुकूमत होगी जिस पे अवाम एतमाद करेंगे, वो अपना सारा प्रोग्राम अवाम के सामने रखेगा और इस मुल्क में एक दफा फिर पूरी तैयारी के साथ एक टीम उतरेगी जो इसके माशी हालात ठीक करेगी। ये टीम नाकाम हो चुकी है, ये खिलाड़ी जब नहीं खेल सकते, ये बुरी तरह इन्होंने मुल्क को जो है मुल्क की इकानमी को तबाह कर दिया गया है। अब उसका तरीकाकार वजह करना जरूरी यही है कि ये इक़्तिदार की जंग नहीं है। अच्छा चले सेनेटर साहब से पूछते हैं। अच्छा मामला आखिरी जुमला, मामला ये है, ठीक है सर, आपका बड़ा डिटेल्ड आपका सर साहब बड़ा डिटेल्ड आपका पर्सपेक्टिव आ गया। जी बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब, देखिए ऑपोजिशन ये समझती है कि चूंकि आपकी हुकूमत और उसकी टीम ना तजर्बाकार थी, ना लायक थी, निकम्मी थी, उनको दुनिया का, माशरे का, इकोनॉमी का नहीं पता था, इसलिए हालात इतने ख़राब हो गए। और शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ही सिद्के दिल से, सच्चाई से, सिंसियरिटी से आपको एक मिसाके जमहूरियत के बजाय मिसाके मईशत उन्होंने आपको ऑफर किया था, लेकिन आपने उस पर अमल नहीं किया। और अपोजिशन को अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल का क्या हल निकला है, वो आएंगे और आके लेजिस्लेशन करेंगे, एक ऑनेस्ट हुकूमत आ जाएगी इलेक्शन के नतीजे में, और फिर उससे मसाइल का हल निकलेंगे। क्या है आपका रद्द अमल? जी देखें, आप पीरजादा साहब बड़ा अंडरस्टैंड करते हैं सियासत को, पूरी दुनिया देखी है आपने। जहाँ भी जमहूरियत है और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है हुकूमत में, वो अपनी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट के साथ अपना काम कर रही होती है, और अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना। लेकिन जो भी अपोजिशन आपको अच्छी अपोजिशन नज़र आती है किसी भी मुल्क में, वो अपनी एक शेडो कैबिनेट बनाई होती है, उन्होंने अपनी एक शेडो पॉलिसीज़ बनाई होती हैं, और हर पॉइंट जो वो उठाते हैं, मसलन अगर इकॉनमी है, फॉरेन पॉलिसी है, कोई पर्टिकुलर इशू है, कोई इंडस्ट्री मैटर है, कोई फाइनेंशियल मैटर है, तो वो उसकी एक अल्टरनेट पॉलिसी देते हैं और कहते हैं कि जनाब आप ये गलती कर रहे हैं, आप ये नहीं, इसको इस तरह करें, हम अगर आप होते तो हम ये करते, और वो अवाम के पास एक फार्मूला लेके जाते हैं। ये पहली ऑपोजिशन मैंने देखी, और बदकिस्मती से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ यही बात कर रही हैं कि जनाब हमने, ये हुकूमत नाकाम हो गई है, इनको इकॉनमी नहीं संभालनी आती, इनको गवर्नेंस नहीं आती, और हम चाहते हैं कि इनको हटा दें और हटा के हम आ जाएं। अब ये जब बात आती है कि हम आ जाएं, तो आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा कि जनाब आपकी जो शेडो कैबिनेट है
उसने क्या पॉलिसीज बनाई हैं इन सारे मैटर्स पे, कहीं किसी फोरम पे आके मीडिया पे आ जाएं, न्यूज़पेपर में आ जाएं, आर्टिकल्स की शक्ल में आ जाएं, कोई कॉन्फ्रेंस के फोरम पे आ जाएं, कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मैनिफेस्टो बना दें, कोई उसका वाइट पेपर निकाल दें जिसके अंदर ये साबित करें कि जनाब ये पॉलिसी जो है इसके बजाय ये पॉलिसी होनी चाहिए और हम अगर आए तो हम इस तरह करेंगे और उससे सारे अवाम के मसाइल या जो हम मसाइल पॉइंट आउट कर रहे हैं वो हल हो जाएंगे। वो आके कहें कि जनाब हमने जो हेल्थ कार्ड है हम ये आके ख़त्म कर देंगे, ये आके स्टेटमेंट दे दें। वो आके कहें कि जो प्रोग्राम्स हम डेवलपमेंट के कर रहे हैं हम ख़त्म कर देंगे, उसके बजाय हम ये करेंगे। चलें अवाम के सामने जाएं, जाके अवाम में डिबेट करें, देखेंगे जब वोटिंग की बारी आएगी, जब जनरल इलेक्शन की बारी आएगी, अवाम अगर उनकी पॉलिसीज़ को बेहतर समझती है, वो समझती है कि ये वाकई ठीक कर लेंगे उन पॉलिसीज़ के ज़रिए, तो ठीक है वो आ जाए, वो कह दें आके कि यूक्रेन में जो अभी हो रहा है, जो आपने अपनी प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था, यूक्रेन में जो मसला हुआ है जहां रशिया ने एक सेपरेटिस्ट एरिया को रिकग्नाइज किया है और उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं और शायद और बढ़ेंगे, हमारे पास ये सोल्यूशन है उसका, हम होते तो हम इस तरह इसको सॉल्व कर लेते और जो प्राइसेस हैं वो आगे बढ़ने से रोक देते। तो ये कुछ तो आगे बताए ना, स्वाय ये एक ही उनकी रट है कि जनाब गवर्नेंस नहीं हो रही, महंगाई हो गई, इसलिए हमें इलेक्शन चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन चाहिए। इससे इंप्रेशन मुझे जो मिलता है वो ये है कि वो सिर्फ इक्तदार में आने के लिए कर रहे हैं सारा, फिर मैं ऑपोजिशन की तरफ आने के लिए ब्रेक ले लूं। सेनेटर साहब मुझे ब्रेक लेने दीजिए, लाइव प्रोग्राम है, ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद यही सवाल हम दोबारा उठाएंगे कि ऑपोजिशन को, आवाम को और मीडिया को और सिटीजनरी को ये बताना तो होगा ना कि इस हुकूमत को हटा के हम किस तरह से, ये कह देना कि हम कर देंगे, ये तो कहानी पाकिस्तान में 50 साल से बार बार सुनाई गई है, हम कर देंगे। इमरान खान भी यही कहते थे कर देंगे, साकिब निसार साहब भी डैम बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करने निकले थे, होता नहीं है। होने के लिए पता होना चाहिए कि क्या करना है। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, जो पाकिस्तान के वज़ीर कानून रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने एक बात बड़ी पते की उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक में जहाँ जमहूरियत है वहाँ पर अपोजिशन के पास शेडो कैबिनेट्स होती हैं, ये शेडो मिनिस्टर्स होते हैं। ये शेडो मिनिस्टर्स हर काम कर रहे होते हैं, उसमें की मिनिस्ट्रीज़ यानी फाइनेंस है, लॉ है, एजुकेशन है, फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, उन सब की उनके शेडो मिनिस्टर्स होते हैं जो अपना एक काउंटर विजन सामने लेकर आते हैं कि अगर हमें इंपोर्ट कम करनी है, हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हमें हिंदुस्तान से ट्रेड खोलना है, हमें IMF से डील करना है, और फिर वो कहते हैं कि इस तरह से ये हमारी कंडीशंस होंगी, हम डील करेंगे। फिर बात यहीं ख़त्म नहीं होती, जब वो अपना विजन सामने लाते हैं वो ये बताते हैं कि हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर हम एक्सपोर्ट्स को $30 बिलियन से बढ़ा के $60 बिलियन करना चाहते हैं तो हम ये कैसे करेंगे। अगर हम इंपोर्ट्स को $60 बिलियन से रोक के $30 बिलियन पे लाना चाहते हैं तो ये हम कैसे करेंगे। अगर पाकिस्तान में कारें CKD में सारी की सारी इंजन ही बाहर से आ रहा है, हम इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे। पाकिस्तान में सिर्फ ये कह दिया रहता है कि इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। मसला ये है कि इमरान खान साहब ने भी ऐसी बातें की थी। इमरान खान साहब ने ये सोचा कि जब मैं आ जाऊंगा तो डायस्पोरा या मशरक़ वस्ता या चीन या सऊदी अरब या UAE मुझे पैसे दे देंगे। साकिब निसार साहब ने सोचा कि मैं डैम का फंड रेज करूंगा तो लोग इसमें $16 बिलियन जमा करवा देंगे। तो ये बातें हम पहले भी सुन चुके हैं। कमर ज़मान कायरा साहब, इस बात में कोई वजन नहीं है कि हम आके ये कर देंगे जब तक आप हमें डिटेल नहीं शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि आपने फरमाया कि इसी तरह के वादे इमरान खान साहब ने किए थे और उनको गुमान था कि ये हो जाएगा, सब ने किए पहले भी। मैं उसी की गुजारिश कर रहा हूं कि हम तो पहले ही मुर्दे इल्जाम है ना। अब आपने फरमाया कि आप भी करते थे और इन्होंने भी किए, तो इसका मतलब है कि आपने इस गवर्नमेंट का फेलियर तो तस्लीम कर लिया। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब आपके सवाल का वो हिस्सा जो अली जफर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, उसके दो हिस्से। एक हिस्सा है कि हम आके क्या कर लेंगे और एक हिस्सा है कि शैडो कैबिनेट्स और हमारे पास मुतबादल बयानियां क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे पहली गुजारिश ये है, बिल्कुल दुनिया की स्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज में, जहां बिल्कुल दुनिया में बड़ा मुनज़्ज़म डेमोक्रेसीज चल रही हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज चल रही हैं, जिनका 200-200 साल 100-100 साल का एक्सपीरियंस है, वहां पे शैडो कैबिनेट्स बनती हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कोई शैडो कैबिनेट नहीं है, जो आपसे बड़ी और आपसे मजबूत डेमोक्रेसी है, और वहां भी काम हो रहा है। बांग्लादेश में कोई शैडो कैबिनेट नहीं है, श्रीलंका में कोई शैडो कैबिनेट नहीं है। तो हमें अपने जैसे मुल्कों के ऊपर मिसाल देनी चाहिए ना। मैं जरा कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आप ऑक्सफोर्ड वाले होंगे तो आप मुझे वो मिसाल देंगे तो मैं तो नहीं फॉलो कर सकूंगा उसको।
तो मेरी इस्तात के मुताबिक आप चले। मेरे मुल्क के सर बांग्लादेश में तो खैर जमहूरियत ही नहीं है पिछले 10-15 साल से, और हिंदुस्तान में एक्सपर्टीज पाई जाती है, वो एक्सपर्ट क्वार्टर से उनकी पार्टी बोलती है। आपने देखा उन्होंने पहले फॉरेन सेक्रेटरी को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, आपने शैडो कैबिनेट का कहा ना, उसका जिक्र करो। फॉर्मल नहीं है, फॉर्मल शक्ल में नहीं है, लेकिन वो लाहेबल देते हैं अपना। सर मेरी गुजारिश सुन लें डॉक्टर साहब, मुझे भी पता है, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, मेरा ये मैदान है ना, मैं इसी का मैदान का खिलाड़ी। और अगर मैं आपके प्रोग्राम में ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ तो मुझे जानता हूँ तो कह रहा हूँ, मैं हवा में घोड़े नहीं दौड़ाता। बांग्लादेश हमसे आज बेहतर परफॉर्म कर रहा है, डेमोक्रेसी में भी, इकोनॉमी में भी। वहाँ शैडो कैबिनेट नहीं है, तो बातें सिर्फ वो करनी चाहिए जहां पे हमारा स्पेशल फेलियर को हमने किसी जमात ने कर दिया। मेरी गुजारिश ये है कि बांग्लादेश, हिंदुस्तान में तो अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी चल रही है। हाँ, यहाँ पे भी मुतबादल हमारे पास एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारी जमात के पास किस फील्ड में आप चाहते हैं। क्या जो एहसास प्रोग्राम का नाम लेके आज गवर्नमेंट चल रही है, ये प्रोग्राम इनका अपना तख्लीक करता है, ये इनके अपने ज़हनों की तश्कील है, या ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है? आप सही कह रहे हैं, ये उसी की शक्ल है, ये उसी की तसलसल है। सर मेरी गुजारिश सुन लेना, उसको रिफाइन कर लिया आगे वक्त गुजरेगा, उसके एक्सपीरियंसेस से रिफाइन हो जाएगा। इसी तरह गुजारिश ये है कि हमने दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाया और पार्टी सारी इसको इकट्ठा किया, सब जमातों को बिठा के एक मुश्तरका लाए अमल इख्तियार किया। हमने पाकिस्तान के अंदर आईनी तरामीम की और उसमें तमाम जमातों को शामिल किया ताकि इसकी जॉइंट ओनरशिप हो जाए। और आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब आप देने लगा हूं, और वो ये है कि आपने पूछा अगर IMF के पास जाता आप जाके क्या कर लोगे। मैं अगर यहाँ पे आऊंगा, पहली उसका दूसरा हिस्सा मैं बयान करता हूँ, लेकिन IMF के पास जाने के लिए डॉक्टर साहब ये जरूरी है, IMF को इस बात की जरूरत नहीं होती कि आप कौन सा टैक्स लगाओ और कौन सा ना लगाओ। वो कहते हैं कि आप अपनी पॉलिसीज को कंटिन्यू कैसे रखोगे, इसलिए वो आप पे 3 साल या 5 साल के लिए सख्ती से अपनी पॉलिसीज इन्फोर्स कराने की कोशिश करते हैं। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट ने या आने वाली किसी हुकूमत ने ये काम कर लिया होता या कर ले आने वाली गवर्नमेंट के सारी जमातों को बिठा के उस वक्त ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी बन जाता और जमातें उसको ऑन करती। एक जमात की हुकूमत आए या दो की, अगर पॉलिसीज में कंटिन्यूएशन जो है वो इंश्योर हो जाती तो आप IMF से इससे बहुत बेहतर डील कर सकते थे, और हमने ये करके दिखाया हुआ है, कोई नई बात नहीं है। और आखिरी गुजारिश इसमें यह है कि हम ये कह रहे हैं हजूरे वाला कि पाकिस्तान के अवाम की सलाहियतें देख के चलिए। हम जब नई गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं उसका मैंडेट अगली पॉलिसी देना नहीं है। ठीक है, अच्छा कार साहब, मैं इसमें सर वक्त बड़ा थोड़ा कार साहब बोला, उसके बाद मेरी बात खत्म। गुजारिश ये है 2, 2.5, 3 महीने के लिए वो गवर्नमेंट आनी है, उसने आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, आपकी डिफेंस पॉलिसीज, आप एक इंटरिम गवर्नमेंट की, आप एक इंटरिम सेटअप की बात करें। ठीक है, मैं जरा क्विकली, जनाब बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, आपकी बारी बनती नहीं है, बनती तो जावेद अब्बासी साहब की, लेकिन आप क्विकली इस पर रद्दमल देते हैं, बिकॉज सारा का सारा जोर जो है कायरा साहब का वो आपकी तरफ है। मैं आपका रद्दमल लेके फिर जाऊं जरा जावेद अब्बासी साहब की तरफ। जी, मैं तो जवाब एक बड़ा शॉर्ट सा देता हूं जी, कि जो आपने सवाल पूछा बड़ा अहम था, लेकिन नज़र ये आता है कि ना तो जवाब इसका है इनके पास, ना ये जवाब होगा, ना ये जवाब था, और यही मेरा जवाब है। क्योंकि इतना अहम सवाल था आपका, उसका आपने पूरा जो सारा उनका जो रेलेवेंस थी, आपने बड़े इंपॉर्टेंट अहम पॉइंट्स बताए 10-12। किसी पे उन्होंने सिंपली ये कह दिया कि जनाब हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे और उसके बाद पॉलिसीज़ फैसला करेंगे। तो ये जवाब मेरी नज़र में नहीं था, इसका मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं। जफर साहब, मैंने ये नहीं कहा, प्लीज मुझे आपका बड़ा एहतराम है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी वो 2-3 महीने के लिए, उसका मैंडेट सिर्फ इलेक्शन के मुतल्लिका कवानीन होंगे और डे टू डे, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाने के लिए गवर्नमेंट नहीं बनेगी। अच्छा, ठीक, ये कहा। ठीक है, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, 2.5 मिनट खाली रह गए हैं। आपका भी यही इस्तदलाल है, आपकी भी यही लॉजिक है कि बस अगर एक जमहूरियत का सिलसिला चल पड़े, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाए, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के मसले जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, या आपके पास कोई और किस्म की भी स्ट्रेटजी है पाकिस्तान? आप अपने सवाल को ठीक कीजिए, ये सवाल का तरीका दुरुस्त नहीं। मैं यही कह रहा हूं ना उनके कि मतलब बेसिक जो समझ आती है बात, हमें इसका मतलब है आप हमारी बात को ही बिल्कुल ट्विस्ट कर रहे हैं। चलिए आप मेरी तरफ से कर लें।
इलेक्शन करा के अगली गवर्नमेंट जो है वो आके पॉलिसियां बनाए कि इलेक्शन कमीशन ने क्या बनानी है। नहीं, देखिए वो इलेक्शन के जरिए एक मुश्तरका गवर्नमेंट बनेगी, एक मजबूत। कार साहब आप तो खुद मौजूद हैं, मैं कोई आपकी तर्जुमानी बाहर से आके थोड़ा कर रहा हूं अदालत के सामने, आप मौजूद हैं प्रोग्राम में, आपने जो कहा है। चले आपको जावेद अवाद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपकी भी थिंकिंग यही है कि अगर जमहूरियत चलती रहे तो पाकिस्तान के मसाइल का हल निकल आएगा, या आपके पास कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटजी भी है? इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जमहूरियत के बगैर तो कोई मसाइल का हल नहीं निकलेगा और जमहूरियत ही मसाइल का हल निकालेगी। देखिए मिर्ज़ादा साहब, आप इस बात को समझें कि जो हम सलूक करने जा रहे हैं वो बिल्कुल आईनी और जमहूरी तरीका है। इसीलिए ये प्रोविजन आइन में डाली गई है कि अगर कोई हुकूमत नाकाम हो जाए, कोई हुकूमत ऐसे मसाइल में फंसा दे पाकिस्तान को, कोई हुकूमत ऐसा सिक्योरिटी की तरह इशू की तरफ ले जाए, तो ये प्रोविजन रखी गई थी कि उसके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवा कर उसको फारग करके नया एक अज़म के साथ मुल्की मामलात को चलाया जाए। अब अगर आपने कहा, मैं बार बार ये कह रहा था, आपने देखा कि जब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आई, 11,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में डाली है, टेररिज्म का खात्मा किया गया है, मोटरवेज और बाकी चीजों को आप देख लें, जाल बिछाया गया है। उस वक्त सारी दुनिया की एजेंसीज कह रही थी बाहर की कि स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रही थी। आपने देखा कि $56 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सीपैक के नीचे आई थी और वो प्रोजेक्ट लग रहे थे। ये वो कॉन्फिडेंस था इन्वेस्टर्स का, ये वो बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस था, ये सारी दुनिया की हुकूमतों का कॉन्फिडेंस था कि एक टीम बैठी हुई है जिनको अपना काम करना आता है, जिन्हें माशी पॉलिसीज का पता है, जो इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर आप सारा वक्त लोगों को जुगते करने में, लोगों को गिराने में, नैब को इस्तेमाल करने में, लोगों की पगड़ियां उछालने में लगा देंगे, आज सिस्टम काम नहीं कर रहा है। कोई ब्यूरोक्रेट सर बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं, लेकिन वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब का, जनाब कमर जमान कायरा साहब का, सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब का बहुत शुक्रिया, आपने ये बहस देखी, ये फैसला उनका आपका है हमेशा की तरह। डॉक्टर फरूख सलीम साहब का एनालिसिस भी आपने सुना ऑयल प्राइसेस के हवाले से, मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। एनालिसिस फैसला हमेशा की तरह आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया।